सभी देशवासियों को मेरा श्रद्धेय नमन। जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी का पर्व संपूर्ण देशवासियों के जीवन में एक नई ऊर्जा का सूत्रपात करे और देश नई दिशा में बहे। आज मेरा यहाँ पर लाइव होने का या अपने विचार व्यक्त करने का सबसे बड़ा उद्देश्य है देश में चल रही जो भयंकर, एक प्रकार से कह सकता हूँ मैं, एक ऐसा वातावरण निर्मित हो रहा है जो देश के लिए कदापि शुभ नहीं है। बेचैनी बड़ी है, अशांति सर्वत्र फैल रही है। लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर विवश हो गए हैं कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि जो राजनीति के परिपटल पर, राजनीति के जो उच्च शिखर पर जब से मोदी जी बैठे हैं तब से लेकर बेचैनी बहुत बड़ी है। मोदी जी एक राष्ट्रभक्त व्यक्ति है, इसमें कोई शक नहीं है। उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित है और मेरा ये मानना है कि कुछ गलत भी हो सकता है, ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन अधिकतर उनका अपना समय देश के लिए जा रहा है। कांग्रेस ने इस देश में बहुत समय तक शासन किया है। अगर आप देखते हैं तो 1947 से लेकर जब तक संविधान बना, जब पहले चुनाव हुए, जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रधानमंत्री बने, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बने, श्रीमती इंदिरा गांधी बनी, राजीव गांधी बने, पीवी नरसिम्हा राव जी बने और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बने। बड़े लंबे समय तक इन लोगों ने राष्ट्र की सेवा की है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन सत्ता का जो लालच है, सत्ता की कुर्सी पर जो आसीन ये लोग हुए हैं, इनको सत्ता से दूर रहना पसंद नहीं है। अब जबकि एक ऐसी स्थिति पैदा हुई है जब देश को एक नए नेता ने, देश की बागडोर एक नया नेता ने संभाली है और नया नेता जो राष्ट्रवादी है और लोगों के दिलों पर राज कर रहा है, अब बेचैनी स्वाभाविक है। आज देश को विभिन्न विभिन्न बातों में उलझाया जा रहा है। आप देखें, सबसे पहले राफेल की बात आती है या अन्य जो साजो सामान जो देश ने तैयार किए उसकी बात आती है, तो राफेल एक अहम भूमिका देश में निभाएगा। हमारे जो रक्षा उत्पादन है उसके क्षेत्र में भारी प्रगति हुई है। भारत अंतरिक्ष में पहुंचा है। भारत ने बड़ी बड़ी नई स्कीमें बनाई हैं। सड़क के क्षेत्र में भारत ने बहुत अच्छी सुविधाएं जनता को देने का प्रयास किया है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में भारी प्रगति हुई है। ऐसी ऐसी स्कीमें लाई गई है जो जनता के भलाई के लिए समर्पित है। अब देश को तोड़ने के लिए ये कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में है। हम अगर देखें, संविधान खतरे में है। संविधान का निर्माण जब हुआ तो संविधान का निर्माण जो है देश के लिए एक ऐसी बात थी कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने, एक नीति विशेषज्ञ थे, तो उन्होंने देश की उन्नति के लिए और सामाजिक संतुलन को बनाए रखने के लिए इस संविधान को बनाया था। हम मानते हैं कि संविधान बनाना कोई बहुत आसान कार्य नहीं था, लेकिन संविधान बना। जितनी धाराएं अनुसूचियाँ इसमें शामिल की गई वो ठीक था। हर क्षेत्र में हर लोगों को न्याय देने की बात इसमें थी। लेकिन किसी भी देश के संविधान में, किसी भी देश की जो राजनीतिक परिपटल है या अर्थव्यवस्था है, हर क्षेत्र में नए सुधार की आवश्यकता होती है। जो कानून तब बनते हैं जो बाद में पुराने हो जाते हैं, लेकिन वही कानून जो है अगर बने रहेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसके लिए संविधान संशोधनों की बात हुई थी।
आप देख सकते हैं सबसे बड़ा संविधान संशोधन जो था हमारा 42वां संविधान संशोधन था, जो श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ। और उस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जा सकता है, और उसमें बहुत सारी बातें नई शामिल की गई, और एक प्रकार से ये मान लीजिए कि संविधान ही बदल दिया गया। ऐसे ही प्रॉपर्टी का राइट सनेज किया गया, और इसके बाद कई और राइट्स हुए, तरह तरह के अमेंडमेंट करने पड़े। ये मेरा भी मानना है कि कानून में सुधार होने चाहिए, और देश उन्हीं कानूनों को से नहीं चल सकता जो 1950 में बने थे। नए कानून, नई बातों की आवश्यकता देश को है, नए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, हर क्षेत्र में नए नए सुधार चाहिए। तो इसके लिए संविधान में संशोधन करने आवश्यक होते हैं। और आज जब बात दलितों की आती है, शोषितों की आती है, वंचितों की आती है, तो मेरा ये मानना है कि जो अम्बेडकर साहब का भी सपना था, एक ऐसा समाज का निर्माण इस देश में हो जो जातिवादी विहीन हो, जिसमें जाति पाति का कोई जो है स्थान ना हो, सब बराबर हो, कानून के आगे समानता की बात की। आपके देखा होगा मौलिक अधिकार में समानता की बात है कि सब लोग कानून के सामने बराबर है। जब कानून के सामने बराबर है तो देश जो है, सभी लोग जो है बराबर होने चाहिए, जात पात का नामो निशान नहीं होना चाहिए था। लेकिन राजनेताओं ने इसको आगे बढ़ाते चले गए, उसको समय की आवश्यकता बताया, और ऐसे समय में देश को बांटने की राजनीति चलती रही, स्वर्णों और दलितों की बात होती रही। और आज ये बात यहाँ तक आ पहुँची है, जिस कांग्रेस ने ये बनाया ही था, उसके सारे प्रधानमंत्री ये कहते थे कि बराबरी होनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू के अपने विचार थे, इंदिरा गांधी जी के अपने विचार थे, और यहाँ तक कि राजीव गांधी भी समानता की बात बोलते थे और जाति पाति को समाप्त करने की बात करते थे, वो समानता की बात करते थे। लेकिन आज जब मोदी सरकार, या मोदी जी अकेले, मैं मानता हूँ मोदी जी ही एक ऐसी धुरी है जो है बीजेपी को एक प्रकार से संचालित कर रही है। मोदी जी वो ऊर्जा है जिस ऊर्जा के बेस पर इस देश में जो 240 सीटें भी तीसरी बार मिली है, वो सिर्फ मोदी का ही चमत्कार है। तो मोदी जी ने जो काम किए हैं, उस काम का उनको वोट मिलता है। और मोदी जी अब आगे बढ़ रहे हैं, तब मोदी जी को कैसे समाप्त किया जाए, तो पहले तो मुस्लिमों को अलग कर दिया गया। अब मुस्लिमों के लिए बहुत स्कीमें मोदी जी ने लाई। सारे जितने भी आप देखें, जितने भी देश में आवास योजना चली, आवास सबको मिले, जितने भी सुविधाएं सरकार ने दी, केंद्र सरकार ने दी, वो सभी जनता तक पहुंची। इसमें मुसलमान हिंदू का कहाँ बात आ गई। बस जहाँ तक बात रही एक हिंदू होने की, हिंदू होने का हमें भी गर्व है। हम अपने आप को गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, सनातनी हिंदू है। सनातन जो सभ्यता है, सनातन जो संस्कृति है, वो ऐसी संस्कृति है जो सदियों से जो है इस देश और पूरे विश्व को जो है नई ऊर्जा का संचार करती है। वो किसी से भेदभाव नहीं करती, ऊंच नीच और जात पात की बात नहीं करती, और दूसरे जो धर्मों को समाहित करने की बात करती है। लेकिन कुछ ऐसी विसंगतियाँ हुई जिसने देश को बांटा है। हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि जात पात और के नाम पर जो देश बंट रहा है, शायद हो सकता है आने वाले समय में इसी जात पात के आधार पर विभाजन की स्थिति पैदा हो कि कौन कर रहा है, कौन जिम्मेवार है इसके लिए। क्या किसी का राइट, किसी का अधिकार छीना जा रहा है, अधिकार छीना जा रहा है, तो इसका जो है एक प्रकार से देखा जाए तो कौन छीन रहा है। किन्होंने ज़्यादा समय तक राज किया, जिन्होंने ज़्यादा राज किया तब तो उन्होंने उसकी बात नहीं की, जाति जनगणना की बात नहीं की, और ऊंच नीच की खाई की बात नहीं की। आज अखिलेश यादव जैसे यादव शिरोमणि ये कहते हैं कि जात नहीं, लेकिन वोट जात पर लेंगे। जात नहीं, ओबीसी पिछड़ा वर्ग है। तो जात पात जो है एक प्रकार से भारत के लिए एक विष है, विष का काम ये देश की अर्थव्यवस्था में जात पात करती है। इस विष को जितना भी फैलाया जाएगा उतना ही देश के लिए खतरा होगा। अगर विष पीने के लिए अब शिव शंभू शायद ये संसार में आए तो, लेकिन हमें इस विष को जो है यहीं पर समाप्त करना होगा, न्यूट्रलाइज करना होगा। जब तक हम इस विष को समाप्त नहीं करते तो देश जो तरक्की करेगा भी
तो ये विघटनकारी तत्व हैं, उन सारे विकास की गतिविधियों को तोड़ फोड़ करके, आगजनी करके इनको समाप्त कर देंगे। तो ऐसे समय में हमें पहचानना होगा कि किसको इसका जो है, सब लोगों को इसका फ़ायदा मिला है या नहीं। जिसको मिला है वो अपने आप अपने जो है अपनी आरक्षण की स्थिति जो है, अपने जो क्रीमी लेयर से ऊपर जो लोग आ चुके हैं, जो लोग बहुत संपन्न हो चुके हैं, करोड़ों में पहुंच चुके हैं, उनको अपने अधिकार जो है गरीब लोगों को दे देने चाहिए। और जात पात जो है एक प्रकार से कम्प्लीटली समाप्त कर दी जानी चाहिए। और कानून द्वारा, मेरा मानना है कानून द्वारा ही इसको समाप्त कर देना चाहिए। सब मिल के बैठें, एक कानून पास करें, कोई जात पात नहीं, कोई अपने पीछे कोई शर्मा वर्मा ठाकुर या कोई अन्य नहीं लगाएगा, और किसी के पीछे कोई अपने आप को ऊंचा नीचा नहीं कहेगा। सब बराबर होंगे और बराबरी का वातावरण होगा। सारे दल बैठें और ऐसा कानून बनाने की बात करें। जो बेचैनी हमारे समाज में फैल रही है, इस बेचैनी को अभी अभी आपने देखा होगा, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, शेख हसीना को सत्ता से हटा दिया गया। यहाँ पर बैठे हुए भी बहुत धुरंधर नेता ये कहते थे कि भारत में भी यही होने वाला है। तो मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, भारत में कभी ऐसा नहीं हो सकता। अगर होगा तो भारत में कौन मरेगा ये आप बता सकते हो कि किसके हालत ख़राब होगी, किसके ऊपर सबसे ज़्यादा चोट पहुँचेगी, ये आपको मालूम हो जाना चाहिए। क्योंकि बहुसंख्यक यहाँ पर हिंदू है, कभी ना कभी तो हिंदू जागेगा। और हिंदू में कोई दलित नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है। जब जब ये धर्म पर बात आएगी, तो विद्रोह की बात आएगी, तो हिंदू एक होगा, ये मेरा मानना है। और जो ये लोग अभी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, इस वोट बैंक की राजनीति से उनको ऊपर उठना चाहिए। क्योंकि देश अगर आगे जा रहा है तो आप उन स्कीमों को बात करो, संविधान खतरे की बात मत करो। संविधान कहीं खतरे में नहीं है, संविधान में संशोधन होंगे, अभी भी हो रहे हैं, आगे भी होंगे। तो जब आगे भी होंगे, सब करेंगे, तो कानून नए नए बनेंगे। पुराने कानून जो कानून पुराने हो जाते हैं उनको नए सिरे से एक प्रकार से चर्चा द्वारा इसको नए कानून बनाए जाते हैं, ताकि जनता को उससे न्याय मिल पाए। तो ऐसे ही समय में मैं ये मानता हूँ कि जनता को न्याय दिलाने के लिए, जनता को एक प्रकार से प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए पुराने कानूनों को बदलना आवश्यक होता है। तो जो अब मैं बांग्लादेश के टॉपिक पर आता हूँ, शेख हसीना को आपने देखा होगा। शेख हसीना वहाँ पर जब शेख मुजीब की हत्या हुई थी, शेख मुजीब के बाद भी उनको ऐसा ही बिहेव जो है, व्यवहार जो है वहाँ के लोगों ने किया था। और शेख मुजीब की हत्या करना, जब 1975 15 अगस्त की वो बात थी जब उनकी हत्या हुई थी। और उसके बाद लगातार उसके बाद जनरल जिया ने सत्ता संभाली थी। जनरल जिया बहुत टाइम तक रहे। शेख हसीना फिर जब वापस आई, शेख हसीना बेगम जिया इनके बीच लड़ाई चलती रही। बाद धीरे धीरे करके शेख हसीना ने सब शक्ति अपने हाथों में ले ली, और जो है जो चुनाव थे उसमें दूसरे दलों ने भाग नहीं लिया, अकेली पार्टी ने भाग लिया, इसलिए उनको इतनी सीटें मिली। और जो बेगम जिया है उसको जो है उनने कोर्ट अरेस्ट पर डाल दिया, घर में अरेस्ट पर डाल दिया, और नज़रबंद कर दिया गया कम्युनिटी। और जिस तरह से उसको जेल में डाल दिया गया, उस तरह से लोगों के बीच एक प्रकार से स्वार्थपूर्ण वातावरण समाप्त हो गया। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी कहनी यहाँ है, शेख हसीना ने भी बांग्लादेश भी काफ़ी तरक्की की। उसने तरक्की के पथ पर आगे ले जाने का प्रयास किया, और बांग्लादेश बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा था। लेकिन जो कट्टरपंथी सोच है, जो रूढ़िवादी सोच है, कट्टरपंथी सोच है, वो कभी देश का कल्याण नहीं कर सकती। वो कभी भी देश का कल्याण नहीं कर सकती। देश का कल्याण कौन कर सकता है? देश का कल्याण कर सकती है उदारवादी सोच, और जिनमें आगे बढ़ने की भावना, वो सोच। प्राचीन बातों को ध्यान में रखकर नई बातों को जो है अपने अंदर समाहित करके, अपने अंदर ग्रहण करके देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब जो रूढ़िवादी ताकतें थी, वो चाहे अमेरिका से प्रभावित थी, चाहे वो पाकिस्तान से प्रभावित थी, चाहे वो अन्य इस्लामिक मुल्कों से प्रभावित थी, उन सभी ने कट्टरता का संदेश देने का प्रयास किया कि बांग्लादेश को भी उसी
ठर्रे पर लाया जाए, जिस ठर्रे पर दूसरे देश इस्लामीकरण कर दिया जाए कम्प्लीटली, तो उसके लिए जो है बेगम शेख हसीना को जो है हटाया गया है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है। यहाँ पर जो अरेस्ट हुए हैं उनने घोटाले किए हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारा जब जब समय पर डिसीज़न देता है वो सरकार के विरुद्ध भी देता है और सरकार के फेर में। अगर सुप्रीम कोर्ट जो है केजरीवाल सरीखे लोगों को बेल नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात होती है। लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ कि अगर सरकार थोड़ा सा लिबरल उनके लिए हो सकती है तो उनके लिए होना चाहिए। क्योंकि लेकिन भ्रष्टाचार जो सबसे बड़ी बात है, भ्रष्टाचार से समझौता नहीं होगा। लेकिन भ्रष्टाचार ही सब कुछ नहीं है। ये लोग ऐसी ऐसी बातें देश के प्रधानमंत्री के लिए करते हैं जो बहुत अशोभनीय है। देश का प्रधानमंत्री किसी केजरीवाल ने नहीं बनाया, किसी अखिलेश ने नहीं बनाया, किसी राहुल गांधी ने नहीं बनाया, या किसी और नेता ने नहीं बनाया, या उनके जो छोटे मोटे नेता जो बहुत अपशब्द बोलते हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए, वो कम्प्लीटली पूर्णतः अनुचित मैं मानता हूँ। देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। देश के प्रधानमंत्री बनाए हैं तो देश की जनता ने बनाए हैं। देश की जनता ने जब बनाए हैं, जब आपको देश की जनता बनाएगी तो आपको भी अगर कोई गाली देगा वो अच्छी बात नहीं है। देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री को काम कर देना चाहिए। जब दूसरे दल आएंगे वो भी अपना काम करेंगे। कोई हमेशा के लिए यहाँ नहीं आया है, और ना तो इंदिरा गांधी ना तो जवाहरलाल नेहरू के बिना, अगर कब तब कहते थे इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा चली गई तो इंदिरा के बगैर भी देश चला। मोदी जी भी आएंगे, मोदी जी भी चले जाएंगे, मोदी जी के बाद और देश को चलाएंगे। तो प्रधानमंत्री पद और राष्ट्रपति पद, बड़े बड़े ऊंचे पदों की गरिमा बनी रहनी चाहिए। अगर ये बेचैनी है तो बेचैनी, मुझे ऐसा लगता है कि बेचैनी भारत की जनता जो है, भारत की जनता देखेगी। कभी किसान आंदोलन, कभी दलित आंदोलन, कभी मुस्लिम आंदोलन, कभी कुछ। ये छोटी छोटी बातें देश की तरक्की में बाधक है। मेरा मानना है कि इन तरक्की को इनके बीच भी मोदी जी अपना काम कर रहे हैं। ये जान नहीं रहे कि देश कितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, लेकिन इस तरह से बात करके ये गुमराह नहीं कर सकते। मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, ये मेरा मानना है। चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे सामरिक क्षेत्र में हो, चाहे आपके सामाजिक क्षेत्र में हो। सामाजिक क्षेत्र में हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू एक होने की संभावना कभी नहीं है। मुसलमान इस्लामीकरण की हम जानते हैं, इस्लाम कन्वर्जन बेस्ड रिलीजन है। इनका काम है दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में शामिल करना। तो ये प्रयास हमेशा चलते। जब कन्वर्जन की बात आती है तो कन्वर्जन में ये अवश्य ही होता है कि दूसरे धर्मों के लोग ही उसमें शामिल होते हैं। तो इस्लाम अपनी जगह है। मेरा तो मानना है कि मुसलमान यहाँ देश में अगर साथ मिल के रहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। मुसलमानों को अपने धर्म को मानना चाहिए, अपनी मस्जिदों को मानना चाहिए, कुरान को मानना चाहिए, और सभी उसके जितने भी है उनके मार्ग पर अपने त्यौहार है, चाहे आपके मुहर्रम है, चाहे ईद है, ईद मिलादुन्नबी है, चाहे आपके और अन्य त्यौहार है, उनको अच्छे ढंग से सेलिब्रेट करना चाहिए। हिंदू को उसमें शामिल होना चाहिए और नफरत का वातावरण पैदा नहीं करना चाहिए। हिंदू को भी मुसलमानों को आदर देना चाहिए जब आदर की बात आती है। लेकिन ये तभी संभव होता है जब आपस में विचारधारा का मेल हो। तभी किसी एक धर्म के लोगों को नीचा बनाकर या 20-22 करोड़ की जनता के साथ धोखा करके भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन ये बात सबको समझनी होगी कि देश जो है, देश आगे बढ़ेगा तो देश के आगे बढ़ने में उनके बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, सब परिवार आगे बढ़ेगा, उनकी शान बढ़ेगी। भारत मुसलमानों को, अगर इंडियन मुस्लिम है, अगर वो अमेरिका में रहता है तो उसको ये नहीं कहा जाता कि कौन है, उसको भारतीय कहा जाता है। और भारतीय की वजह से उसको हर चीज़ें मिलती है, उसको पाकिस्तानी नहीं माना जाता। हिंदू है, मुसलमान है, सब आपस में मिलजुल के रहे, देश की शांति के लिए प्रयास करें। नेताओं को सद्बुद्धि भगवान दे, नेता देश के विकास के लिए आगे बढ़े, जाति पाति और में बांटने का प्रयास न करें, धर्म के धार पर तोड़ने का प्रयास न करें, और सामाजिक संतुलन और सामाजिक ढारे को अच्छा बनाने का प्रयास करें। ये मेरा ऐसे जन्माष्टमी पर एक प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि अपने विचार साझा करूँ,
तो मेरे विचार है कि देश को आगे रहने आना है तो सबको मिल के चलना होगा। सब अपने अपने धर्म का आदर करें, लेकिन दूसरे के धर्म के मार्ग में बाधा न बने, किसी के मार्ग में हस्तक्षेप ना करें। सब अपना अपना काम करते हुए देश की प्रगति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। यही मेरा कहना है। इन्हीं शब्दों के साथ देश की जय हो, भारत माता की जय हो, सभी भारतीयों की जय हो। इन्हीं शब्दों के बाद मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।